नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। देवभूमि उत्तराखंड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। देहरादून के गांधी पार्क स्थित शहीद स्मारक में शौर्य दिवस पर श्रद्धांजलि समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भूतपूर्व सैनिकों और शहीद परिवारों के साथ मिलकर देश की रक्षा में प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध में उत्तराखंड के 75 वीर सपूतों ने अग्रणी भूमिका निभाते हुए देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उनका बलिदान नई पीढ़ी को प्रेरणा देता रहेगा। शौर्य दिवस पर इस भावपूर्ण कार्यक्रम में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित बड़ी संख्या में भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिजनों ने भाग लिया। इस अवसर पर कारगिल विजय दिवस पर भारतीय सेना के अदम्य साहस और शौर्य को नमन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में कहा कि देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों के बलिदानों को देश सदैव याद रखेगा। उन्होंने विशेष रूप से उत्तराखंड के वीर सपूतों के योगदान को याद किया। उन्होंने कारगिल युद्ध में अग्रणी भूमिका निभाते हुए देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन शहीदों का बलिदान नई पीढ़ी को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सैनिकों को एक बड़ा तोहफा दिया। उन्होंने घोषणा की कि सैनिकों के बलिदानियों को मिलने वाले अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दी गई है। परमवीर चक्र विजेताओं को मिलने वाली अनुग्रह राशि भी अब 50 लाख से बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर दी गई है। इसके अतिरिक्त उन्हें वार्षिक अनुदान राशि के रूप में 3 लाख मिलते रहेंगे। चमोली में ECHS सेंटर और नैनीताल में सैनिक विश्राम गृह स्थापना भी की जाएगी। देखिए, ये जो एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया गांधी पार्क देहरादून में आज, ये तो हमारा जो सचिवालय है वहाँ से ये ऑर्गेनाइज किया गया है। ये एकमात्र प्रोग्राम आज देहरादून में नहीं है। इसके अलावा एक आर्मी की तरफ से भी हमारा जो चीरबाग में मेमोरियल है वहाँ पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ बनाने के लिए। भोजन के लिए प्रस्थान करें। धन्यवाद। ये हमारा जो एक आप मान सकते हैं प्रतीक है जो यहाँ पे आपके पीछे हमारे में सबसे पहले तो आज कारगिल विजय दिवस के अवसर पर सभी कारगिल में अपना बलिदान देने वाले सभी वीर जवानों को नमन करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और हम ऐसे दिवस पर ये संकल्प लेते हैं, ये प्रण लेते हैं कि हमारे वीर जवानों ने जिन उद्देश्यों के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उत्तराखंड की प्रसिद्ध केदारनाथ यात्रा एक बार फिर से बाधित हो गई है। सोनप्रयाग के पास लैंडस्लाइड हुआ है और इसके कारण गौरी कुंड से आगे की यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब श्रद्धालुओं का काफिला यात्रा पर था। SDRF ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और करीब 100 श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। वहीं मौसम विभाग ने देहरादून, चंपावत, नैनीताल समेत पहाड़ी जिलों में 31 जुलाई तक भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। प्रशासन ने लोगों से नदियों और संवेदनशील क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। घटना की जानकारी मिलते ही SDRF सोनप्रयाग की टीम उप निरीक्षक आशीष डिमरी के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और व्यापक बचाव अभियान चलाया गया। टीम ने उस स्थान पर फंसे करीबन 100 श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। गौरी कुंड और सोनप्रयाग के बीच रास्ता अवरुद्ध हो जाने के बाद लोक निर्माण विभाग के मजदूर मौके पर पहुंचे, वैकल्पिक मार्ग तैयार करने में जुटे हैं। SDRF की टीम लगातार निगरानी और राहत कार्यों में सक्रिय बनी हुई है। केदार घाटी क्षेत्र के रुमसी गांव में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। गांव के कई घरों में पानी घुस गया है। आधा दर्जन से अधिक वाहन मलबे में दब गए हैं। भारी वर्षा के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश और लैंडस्लाइड की संभावना है। ऐसे में लोगों को नदियों, नालों और संवेदनशील इलाकों से दूर रहने की सलाह दी गई है। राज्य सरकार और जिला प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया गया है।
उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। अब 28 जुलाई को दूसरा चरण का मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया कि प्रदेश के हरिद्वार जनपद को छोड़कर शेष 12 जनपदों के 49 विकास खंडों की संबंधित ग्राम पंचायतों में स्थापित 5,823 मतदान केंद्रों में मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई है। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में कुल 68% मतदान हुआ है, जिसमें 63% पुरुष जबकि 73% महिला मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अब दूसरे चरण के मतदान की तैयारी पूरी कर ली गई है। 31 जुलाई को मतगणना होगी। अवगत कराना चाहूँगा कि उत्तराखंड राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत समान निर्वाचन 2025 के प्रथम चरण में मतदान जो है दिनांक 24 जुलाई 2025 को सफलतापूर्वक, शांतिपूर्वक एवं पारदर्शी ढंग से जो है संपन्न हो चुका है। प्रथम चरण के लिए राज्य में सभी जनपद हरिद्वार को छोड़कर 49 विकास खंडों की संबंधित ग्राम पंचायतों में जो हमारे स्थापित मतदान स्थल थे, जिसकी संख्या 5,823 थी, इनमें जो है प्रातः 8 बजे मतदान की प्रक्रिया सकुशल प्रारंभ हुई और प्रारंभिक आकलन के अनुसार प्रथम चरण में समग्र रूप से कुल 68% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, जिसमें 63% पुरुष और 73% महिला मतदाता शामिल हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, अवगत कराना चाहूँगा कि उत्तराखंड राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद विकास नगर थाना क्षेत्र के ग्राम उदियाबाग में प्रधान पद के उम्मीदवार के पतियों के समर्थन में मतदान को लेकर विवाद हो गया। विवाद में आपस में लाठी डंडे चले, एक दूसरे पर प्रहार किए गए। इसके बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा और दोनों पक्षों को शांत करवाया गया। वहीं भीड़ में प्रदर्शन करने वाले और शांति भंग करने वाले व्यक्तियों को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। आपराधिक घटना को रोकने के लिए पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों के करीबन 37 लोग जो कि भीड़ में शांति व्यवस्था को प्रभावित कर रहे थे, उन सभी पर संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में संजय, जो कि राजकुमार का बेटा बताया जा रहा है, नीरज कुमार, प्रशांत कुमार, रमेश चंद्र और अश्वनी कुमार को गिरफ्तार किया गया है। और देहरादून पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमी के तहत एक अंतरराष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो कि युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन करवाते थे और निकाह के लिए दबाव बना रहे थे। इस गैंग के तार पाकिस्तान और दुबई से जुड़े पाए गए हैं। रानी पोखरी निवासी एक युवती की शिकायत पर जांच शुरू हुई। जांच में सामने आया कि सोशल मीडिया के जरिए युवतियों से दोस्ती की जाती थी, फिर कुरान की ऑनलाइन तालीम दी जाती थी। इसके बाद मुस्लिम पहचान छिपाकर संपर्क करने वाले युवक दिल्ली में निकाह का दबाव बनाते थे। पुलिस ने इसी सिलसिले में बरेली निवासी एक और युवती को भी रेस्क्यू किया है। अब तक इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें अब्दुल रहमान, अब्दुल रहीम, अब्दुल रशीद, अब्दुल सत्तार, आयशा उर्फ कृष्णा और महेंद्र उर्फ प्रेमपाल सिंह शामिल है। पुलिस के मुताबिक गिरोह का नेटवर्क देश के कई राज्यों तक फैला हुआ है और जांच अभी भी जारी है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम से बाहर निकली युवती ने समाज से अपील करते हुए कहा है कि बच्चों को धर्म के प्रति सही जानकारी दी जानी चाहिए और माता पिता को उनके साथ संवाद बनाए रखना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखना बेहद ही जरूरी है, ताकि कोई उन्हें गुमराह ना कर सके। देखिए, लगातार ऐसी खबरें जो है वो सामने आ रही है। अवैध धर्मांतरण करवाया जा रहा है। उत्तराखंड से भी ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां ऑपरेशन कालनेमी चल रहा है और इसी के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का खुलासा हुआ है, जिसमें युवतियों पर अवैध धर्मांतरण का दबाव बनाया जाता था। मुस्लिम युवक नाम बदलकर युवतियों से मिलते थे, उनसे दोस्ती बढ़ाते थे, उसके बाद दिल्ली ले जाकर उनसे निकाह का दबाव बनाया जाता था। धर्म परिवर्तन की बात कही जाती थी। इस जांच में सबसे पहले एक युवती सामने आई थी, जिसने
ये पूरे मामले का खुलासा किया, उसी के आधार पर ये जांच चलाई गई और जांच के बाद परत दर परत खुलते चले गए। बरेली से एक युवक को गिरफ्तार किया गया है, उसके बाद लगातार इस पर कार्रवाई चल रही है। अवैध धर्मांतरण का खेल अन्य राज्यों में भी फैला हुआ था, इसकी भी जानकारी मिली है। ऑपरेशन कालनेमी से अंतर्राष्ट्रीय साजिश का खुलासा हुआ है और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान और दुबई तक इसके तार जुड़े हुए पाए गए हैं। इसमें युवतियों पर अवैध धर्मांतरण को लेकर दबाव बनाया जाता था। युवतियों पर यानी ऑनलाइन के तहत उनसे बातचीत की जाती थी। युवक अपना नाम बदलते थे, मुस्लिम रहते थे और अपना नाम हिंदू बताकर युवतियों से दोस्ती करते थे और जैसे ही वो उनके प्रेम जाल में फंसती थी, फिर उसके बाद उन्हें अवैध धर्मांतरण के लिए बाध्य किया जाता था। जो युवती इस दलदल से निकलकर बाहर आई है, उनका साफ तौर पर माता पिता से अनुरोध है कि अपने बच्चों पर नजर बनाए रखे। बच्चे किस गतिविधि में जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, उन तमाम चीजों पर नजर बनाने की आवश्यकता है ताकि इस तरह की घटना उनके साथ ना हो सके। साथ ही उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया है कि हमारे समाज में कई कुरीतियां हैं, यानी हम अपने धर्म पर खुलकर बात नहीं करते हैं, माता पिता भी सही जानकारी नहीं देते हैं और इसी के चक्कर में बच्चे ऐसी जगहों पर फंसते चले जाते हैं। उन्होंने अनुरोध किया है कि माता पिता अपने बच्चों को अपने धर्म के प्रति सही शिक्षा दे, उन पर नजर बनाए रखे ताकि इस तरह के जो अवैध धंधे हो रहे हैं, इस तरह से जो अवैध गतिविधियां हो रही है, अपने धर्म के प्रति जो नकारात्मक चीजें बोली जा रही है, वो कम से कम ना हो। मैं समस्त देशवासियों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चों को धर्म से रिलेटेड नॉलेज दें, उनसे जुड़े रहिए, उनकी सारी जितनी भी अच्छी बुरी मतलब आदतें उन पे नज़र रखिए, कोई किसी गलत ट्रैप में ना फंसे और माँ बाप अपने बच्चों के साथ जितना क्लोज कनेक्शन जो था ये, और इसका इंटरेस्ट जैसे ही पता चल गया उसको, तो एक दुबई से एक बिजनेसमैन को प्लान किया गया कि उसका वहाँ पर पेंटिंग और इसका बिजनेस है, और इसके बाद उससे उसके लगातार एक बिजनेस के टर्म से और उसके इनफैक्ट पीडीएफ भी शेयर करे अपनी पेंटिंग्स के भेजो, और उसकी बहुत अप्रिशिएट किया कि इसकी बहुत अच्छी वैल्यू है, अगर तुम यहाँ के बनाओगी तो बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं लाइक माइंडेड इंटरेस्ट को जोड़कर उसको ट्रैप करने का इसमें जो सेकेंड हमारी जो विक्टिम है इसमें देखा जाए सुमैया, तो इससे मिला कि जो सुमैया है इसकी कुछ फ्रेंड्स थी और पिछले क्योंकि 3-4 साल से इसका इस्लाम के प्रति इसकी श्रद्धा बढ़ रही थी और ये चाहती थी कि मैं कन्वर्ट हो जाऊं, और इसकी कुछ फ्रेंड थी, इसको एक बार बरेली बुलाया था और वो तो इसकी दोस्ती से अच्छा लगा, तो जब ये टच में आई तो उसे लगा कि मुझे इसके बारे में और जानना चाहिए। तो मैं समस्त देशवासियों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चों को धर्म से रिलेटेड नॉलेज दें, उनसे जुड़े रहिए, उनकी और शिमला से बड़ी खबर, देहरादून शिमला बाईपास पर भीषण एक्सीडेंट हुआ है, मौके पर महिला की मौत हो गई है। राजधानी देहरादून के शिमला बाईपास चौक का यह मामला बताया जा रहा है। एक कंटेनर ने एक स्कूटी सवार को टक्कर मार दी, स्कूटी सवार महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है, लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। बड़ी खबर देहरादून शिमला बाईपास से आई है, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। स्कूटी पर एक टक्कर मार दी गई, ट्रक ने टक्कर मारी जिससे स्कूटी सवार महिला की दर्दनाक मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद लोगों ने सड़क जाम कर दिया। लोगों का कहना है कि इस तरह से बेपरवाह ढंग से ट्रक चलाए जाते हैं, नतीजा सड़क हादसे होते हैं। वहां पर पुलिस पहुंची है, घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया गया। तेज रफ्तार की वजह से आए दिन ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती है और इसी की एक तस्वीर अभी निकलकर सामने आई, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने एक स्कूटी सवार महिला को जोरदार टक्कर मार दी। घटनास्थल पर ही महिला की मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए लोग वहां पहुंचे, इस दौरान जमकर प्रदर्शन भी किया गया। पुलिस फिलहाल घटनास्थल पर मौजूद है, लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया जा रहा है।
मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के वैज्ञानिक रोहित धपलियाल ने प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उन्होंने बताया कि 27 और 28 जुलाई को नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, देहरादून के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही मौसम विभाग ने 26 जुलाई से प्रदेश के अधिकांश जनपदों में भारी बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान उन्होंने लोगों को सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। देखिए, देहरादून में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 27 और 28 जुलाई को भारी बारिश हो सकती है। देहरादून के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान मौसम विभाग की तरफ से लोगों से अपील की गई है कि भारी बारिश की संभावना है, इसलिए बहुत जरूरत ना हो तो आप घर से बाहर ना निकले, घर पर ही सुरक्षित रहे। क्योंकि उत्तराखंड के इलाके ज्यादातर जहां पर भारी बारिश होती है तो लैंडस्लाइड हो जाते हैं। कई जगहों से संपर्क एक दूसरे का टूट जाता है। नदियां जो है वो सड़क और रास्तों से ऊपर से होकर गुजरने लगती है, जिससे यातायात पूरी तरह से बाधित हो जाता है। और इसके साथ ही कई इलाके ऐसे होते हैं जिनसे संपर्क एक दूसरे का टूट जाता है। नतीजा, मौसम विभाग की तरफ से लोगों से अपील की गई है कि अगर बहुत जरूरत है तभी आप घर से बाहर निकले, वरना घर से बाहर आप ना निकले। 27 और 28 जुलाई को भारी बारिश की संभावना जताई गई है। प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। देहरादून के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बात करेंगे 27 और 28 तारीख को, तो 27 में जो शाम रात से थोड़ी एक्टिविटी बढ़ सकती है, तो उसमें जो बागेश्वर, नैनीताल या देहरादून जनपद है वहाँ पर कहीं कहीं भारी से लेके बहुत भारी वर्षा मिलने की संभावना है। और अन्य जो पर्वतीय जनपद हैं जैसे रुद्रप्रयाग, टिहरी, तो वहाँ भारी वर्षा मिल सकती है। ऐसे ही फिर जो 28 तारीख में भी जो उत्तराखंड के देहरादून, पौड़ी, टिहरी या नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर जनपद है वहाँ कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा मिल सकती है। और अन्य पर्वतीय जनपदों में भी जो है इक्का दुक्का स्थानों में भारी वर्षा मिल सकती है। तो जो थोड़ा एक्टिविटी बढ़ेगी, फिर उसके बाद जो है एक्टिविटी कम है तो जो है इक्का दुक्का स्थानों पे भारी वर्षा जो है 29 और 30 में भी मिल सकती है। बात करेंगे 27 और 28 तारीख। और उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। सोनप्रयाग के आगे के क्षेत्र में लगातार हो रहे लैंडस्लाइड के कारण श्री केदारनाथ यात्रा मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। हालात को देखते हुए यात्रा को फिलहाल गौरीकुंड में अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। एसडीआरएफ पोस्ट सोनप्रयाग को जैसे ही घटना की जानकारी मिली, उप निरीक्षक आशीष डिमरी के नेतृत्व में टीम तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई। टीम ने मौके पर पहुंचकर पूरी सतर्कता के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। पीडब्ल्यूडी के मजदूरों के द्वारा वैकल्पिक मार्ग तैयार करने का काम युद्ध स्तर पर जारी है, ताकि जल्द से जल्द यात्रा मार्ग को फिर से सुचारू किया जा सके। इस दौरान एसडीआरएफ टीम ने मार्ग के ऊपर फंसे करीबन 100 यात्रियों को सुरक्षित पार कराया। एसडीआरएफ की टीम लगातार मौके पर डटी हुई है और यात्रियों को हर संभव सहायता पहुंचा रही है। देहरादून में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उत्तराधिकारियों को जिला प्रशासन ने सौगात दी है। जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान जब स्वतंत्रता सेनानियों की प्रथम पीढ़ी के परिजनों ने स्मार्ट सिटी और रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की मांग उठाई, तो जिला अधिकारी ने तुरंत ही आदेश जारी कर स्मार्ट सिटी बसों में फ्री यात्रा सुविधा लागू कर दी। जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश हैं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उनके उत्तराधिकारी हमारे लिए सर्वोपरि है। स्मार्ट सिटी बसों में इस सुविधा की जानकारी देने के लिए विशेष फ्लैक्स भी लगवाए गए हैं। देखिए, ऑनरेबल सीएम के भी स्पष्ट निर्देश हैं और उसी स्पिरिट से देहरादून जिले में जो भी इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस, विभिन्न संगठनों के लिए, तो इस क्रम में जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं या उनके सम्मानित उत्तराधिकारी हैं, उनकी कोई भी जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं और किसी भी तरह से उनका हम सुगमता बढ़ा सकते हैं, तो वो प्रशासन लेवल पे, जिले लेवल पे जो हो सकता है उसको यहीं से किया जाता है। और जो
शासन को रिक्वेस्ट करनी होती है वो ड्यूली शासन को रिकमेंड की जाती है। अभी हाल ही में आयोजित बैठक में कुछ डिस्कशंस में जो ग्रीवेंसेस थी या कुछ सजेशंस थे और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए 4 टीवी। नमस्कार।